इसमें आ गया, और कारक सीखे तो कारक भी आ गया। इन सब का हमने अभ्यास किया इन 2 वाक्यों के रूप में। अब आप इस तरह के और वाक्य लें और उसका अभ्यास करें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं, कभी भी आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला पड़ाव हमारा है सर्वनाम। तो सर्वनाम पर डिटेल में हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने संज्ञा के रूप में हमने डिटेल में सीखा, इसी तरह से आप अगला वीडियो सर्वनाम पर होगा, इसलिए इसे देखना ना भूलें, बिल्कुल स्किप ना करें। अभ्यास कार्य के रूप में पद परिचय लेकर आई हूँ। पद परिचय में जो हमने सीखा है अभी तक संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञा के भेद सीखे हैं, वचन सीखे हैं, लिंग सीखे हैं और कारक के भेद सीखे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर, इन्हीं पर आधारित मैं प्रश्न लेकर आई हूँ अभ्यास करने के लिए, ताकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की क्लास में आज हम सीखेंगे पद परिचय। पद परिचय के रूप में हमने एक वाक्य लिया है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आज इस वाक्य के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभिमन्यु संज्ञा है और नाम भी प्रॉपर है ना। अर्जुन के बेटे का नाम था अभिमन्यु और उसके अनुसार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। लेकिन वाक्य में आया है अनेक अभिमन्यु। अनेक अभिमन्यु तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको जातिवाचक के रूप में, यानी कॉमन रूप में, कॉमन नाउन के रूप में जिनका नाम हम वाक्य में जोड़ देते हैं और वो इस तरह से वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब हम किसी नाम को कॉमन वे में जोड़ लेते हैं जनता के साथ, तो किसी कॉमन थॉट के साथ जोड़ लेते हैं, तब वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर इसका भाव ये आ रहा है कि वैसा अभिमन्यु आज भी भारत में दिखता है, यानी कि अपने आप को बलिदान देने वाला, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले अभिमन्यु आज भी हैं। यानी कि यहाँ पर कॉमन वे में उसका नाम लिया जा रहा है, व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अभिमन्यु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और उसके अलावा क्या होगा ये कि ये पुल्लिंग है, हमने सीखा था है ना, पुल्लिंग भी है, और साथ में ये एक वचन है, और साथ में ये जो कार्य का कर्ता, ये वाक्य का मुख्य है, तो इसलिए ये कर्ता कारक है। तो इसमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें काउंट हो रही हैं। जातिवाचक है, हाँ जातिवाचक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी है, एक वचन है, हाँ एक वचन भी है, और कर्ता कारक भी है। ये तो पहला ही हमें ऑप्शन सही मिल गया। दूसरा व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। तीसरा भाववाचक है, भाववाचक भी नहीं हो सकता, और ये एक पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक भी नहीं है। इसलिए हमें पता चल गया कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो कह रहा है कि जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वचन के अंतर्गत एक वचन है, और कारक के अंतर्गत कर्ता कारक है। तो हमें सही आंसर मिल गया पहली लाइन में। दूसरा वाक्य हमने लिया, हम बाजार में गए परंतु वहां कोई सब्जी नहीं मिली। हम बाजार में गए परंतु वहां कोई सब्जी नहीं मिली। यहाँ पर हमने बाजार शब्द का परिचय देना है। तो हमने सीखा था कि बाजार एक तो संज्ञा है, लेकिन कौन सा संज्ञा भेद है, क्योंकि बाजार का कोई नाम नहीं दिया हुआ पर्टिकुलर, एक कॉमन वे में बताया है कि बाजार गए, इसका मतलब ये जातिवाचक हो गया है ना। जातिवाचक के साथ में यहाँ पे में चिन्ह लगा हुआ है। में किस में होता है, हमने कारक सीखे थे कि में चिन्ह कौन से कारक में लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, और चौथे नंबर पर है संप्रदान के लिए, पांचवें नंबर पर
अपादान से, छठे नंबर पर संबंध काके की, और सातवें नंबर पर है अधिकरण में पर। तो यहाँ पर में चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये हमारा जो कारक है वो अधिकरण है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम इनके अनुसार हम ये इनमें से ऑप्शन भी चुन लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यदि सातवें नंबर पर अधिकरण आता है तो अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो इसका मतलब ये अधिकरण कारक है ना, अपने मन में रख लो कि ये अधिकरण कारक है। और दूसरा है कि हम बाजार गई, और बाजार एक वचन आ रहा है, वचन भी हमने सीखे हैं, तो वचन एक वचन है। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा कॉलम हमारा सही जा रहा है। एक तो ये जातिवाचक है, ओके जाति है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी है, बाजार गए, एक वचन है, हाँ जी बिल्कुल एक वचन भी है, और अधिकरण है, अभी अभी हमने बताया क्योंकि ये में चिन्ह लगा हुआ इसलिए ये अधिकरण कारक है। तो फर्स्ट ये कॉलम के सारे ही सही हैं, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। फिर भी आगे भी देख लेते हैं, जातिवाचक है, ठीक है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी है, बहुवचन है, बहुवचन नहीं है ये, और करण कारक भी नहीं है क्योंकि ये सहायता के लिए नहीं जा रहा। तो ये दो गलत हो गए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। व्यक्तिवाचक भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, स्त्रीलिंग भी नहीं है और करण कारक भी नहीं है। फोर्थ में है जातिवाचक, हाँ है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, लेकिन कर्म कारक नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये जातिवाचक भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है और अधिकरण कारक भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन दो वाक्यों से ही काफी अभ्यास आपका हो गया होगा। जो हमने 2-3 दिनों में संज्ञा के वे में हमने संज्ञा के बारे में जो भी डिटेल सीखी है, संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञा के भेद जाने, संज्ञा के भेद हो गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लिंग सीखे वो भी हो गया, यानी पुल्लिंग हो गया, वचन सीखे एक वचन बहुवचन तो वो भी इसमें आ गया, और कारक सीखे तो कारक भी आ गया। इन सब का हमने अभ्यास किया इन दो वाक्यों के रूप में। अब आप इस तरह के और वाक्य ले और उसका अभ्यास करें, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं, कभी भी आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। तो आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला पड़ाव हमारा है सर्वनाम। तो सर्वनाम पर डिटेल में हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने संज्ञा के रूप में हमने डिटेल में सीखा, इसी तरह से हम अगला वीडियो सर्वनाम पर होगा, इसलिए इसे देखना ना भूलें, बिल्कुल स्किप ना करें, हर एक स्टेप को देखें, तभी हर एक स्टेप को आप सीख पाएंगे। तो चलो चलते हैं अब, बाय बाय।